इस एपिसोड की शुरुआत 1897 में होती है, जहां हम व्यूअर्स एक अजीब से इंसान को हंगरी के कॉन्वेंट में देख पाते हैं। इस इंसान का नाम जोनाथन हार्कर था और उसकी हालत बहुत ही अजीब थी, मानो उसका शरीर सड़ रहा हो। हार्कर को क्वेश्चंस करने दो सिस्टर्स आती हैं, जिनमें से एक प्रमुख थी और उनका नाम सिस्टर अगाथा था। सिस्टर अगाथा हार्कर से ट्रांसल्वेनिया के बारे में क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि इस कॉन्वेंट में आने से पहले हार्कर ट्रांसल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला से मिलने गया था। इस सीन में हमें पता चलता है कि हार्कर इस कॉन्वेंट में तकरीबन 1 महीने से रह रहा है और इस दौरान उसने ड्रैकुला पे एक बुक भी लिखी है। हार्कर के शरीर पे मक्खी लग रहे थे और एक सीन में तो ये मक्खी उसकी आंखों के अंदर भी चले जाते हैं। खैर, सिस्टर अगाथा हार्कर से पूछती है कि आखिर वो ड्रैकुला के महल से बचकर कैसे निकला, और यहाँ से हार्कर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो कुछ महीनों पहले हार्कर लंदन से ट्रांसल्वेनिया ट्रैवल किया था और उस वक्त वो काफ़ी हैंडसम दिखता था। हार्कर यहाँ काउंट ड्रैकुला से मिलने आया था, क्योंकि ड्रैकुला ने लंदन में कई कासल्स वगैरह खरीद रखा था और इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हार्कर को ड्रैकुला के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। हार्कर ट्रांसल्वेनियन कासल के मुख्य द्वार पे पहुंचता है और वहां का दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है। दरवाजे पे कई चमगादड़ थे और कासल के अंदर पहले से ही फूड और वाइन रखी हुई थी। यहाँ हार्कर की मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जो कि काफ़ी बूढ़ा था और उसकी इंग्लिश एक्सेंट भी अजीब सी थी, लाइक आई डू नॉट ड्रिंक वाइन। हार्कर ड्रैकुला से काम की बातें करके अगली सुबह निकलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ड्रैकुला हार्कर को यहाँ 1 महीने रुकने को बोलता है ताकि वो हार्कर से प्रॉपर इंग्लिश और ब्रिटिश कल्चर सीख सके। ड्रैकुला हार्कर को अपना कासल दिखाता है, जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका कहना था कि इस कासल को पेट्रोवियो द विडोवर ने बनाया है, जो कि एक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट था। इस जगह पे ढेर सारी मक्खियाँ थी और पूरे कासल में एक भी मिरर नहीं थी। ड्रैकुला हार्कर की एक छोटी सी मिरर को भी बहुत ही तेज़ी से तोड़ देता है, जिससे हार्कर की हैंड में कट आता है। हार्कर का खून देखकर ड्रैकुला एक मॉन्स्टर की तरह हिस करता है और वो फौरन यहाँ से चला जाता है। इसके ठीक बाद हार्कर को कासल में एक औरत भी दिखती है, जो कि कासल की खिड़कियों से लटक रही थी और वो शायद हार्कर से मदद मांग रही थी। खैर, हार्कर को जल्द ही नींद आ जाती है और सपने में वो मीना को देखता है, जो कि उसके काफ़ी करीब थी। लेकिन अचानक मीना ड्रैकुला में तब्दील हो जाती है और हार्कर का एक अच्छा सपना नाइटमेयर में तब्दील हो गया था। सुबह उठने के बाद हार्कर को विंडो स्क्रैच दिखती है और इस स्क्रैच से हेल्प मी लिखा हुआ था। हार्कर कासल में उस अनजान औरत को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ये कासल इतना बड़ा था कि हार्कर खुद यहाँ खो जाता है। शाम को ड्रैकुला वापस आता है और अब वो एकदम प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहा था विद ब्रिटिश एक्सेंट। इतना ही नहीं, ड्रैकुला कॉम्पेरेटिवली यंग भी दिख रहा था और वो हार्कर से उसकी फियोंसे मीना के बारे में बातें करता है, जबकि हार्कर ने ड्रैकुला को मीना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ड्रैकुला जवान होते जा रहा था और हार्कर काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि ड्रैकुला हार्कर का खून पी रहा है, जिस वजह से वो उसकी लैंग्वेज, मेमोरी और यूथ को उससे छीन पा रहा है, और वहीं हार्कर ये सब कुछ खो रहा था। अपनी बची खुशी ताकत से हार्कर दिन के वक्त कासल की छानबीन करता था और एक दिन उसे इस कासल में कई बॉक्सेस मिलते हैं, जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थी। इन बॉक्सेस के अंदर से अजीब से अनडेड क्रीचर्स बाहर निकलते हैं, जो कि हार्कर पे अटैक कर देते हैं और भागते हुए हार्कर एक कमरे में पहुंचता है जिसमें ड्रैकुला की कब्र थी। ये अनडेड ओमोआरा माँ बोल रहे थे, जो कि एक रोमानियन वर्ड है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है किल मी। और इस सीन में हार्कर बेहोश हो जाता है। होश में आने पे हार्कर खुद को हॉल में पाता है और वहाँ उसके साथ ड्रैकुला था, जो कि अब एकदम जवान हो गया था। ड्रैकुला हार्कर को 3 लेटर्स लिखने को बोलता है टू मीना, और यहाँ हार्कर को अब मीना भी याद नहीं थी। पहली लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और वो कासल से 1 हफ्ते में निकल जाएगा। दूसरे लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम खत्म हो चुका है और वो नेक्स्ट डे कासल से निकलेगा। और तीसरे लेटर में हार्कर को ये लिखना था कि वो कासल से निकल के बिस्त्रिज पहुँच गया है। ड्रैकुला हार्कर से ये सब इसलिए लिखवा रहा था ताकि लंदन में मीना को शक न हो और वो हार्कर को खोजने बिस्त्रिज जाए, क्योंकि ड्रैकुला हार्कर को जान से मारने वाला था। इस सीन में हार्कर को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ड्रैकुला के हाथ में एक बैग थी जिसके अंदर शायद एक बच्चा था।
हार्कर अब समझ गया था कि वो मरने वाला है और इसीलिए वो इस कासल की मैप ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। हार्कर को याद आता है कि कासल का आर्किटेक्ट पुत्रोवियो एक आर्टिस्ट भी था एंड एन आर्टिस्ट ऑलवेज विशेस टू बी अंडरस्टूड। इसीलिए हार्कर पुत्रोवियो के वाइफ के पोर्ट्रेट को सर्च करता है और उस पोर्ट्रेट के पीछे हार्कर को कासल की मैप मिल जाती है। इस मैप में कासल की कई शॉर्टकट्स थी जिनके बारे में शायद ड्रैकुला को खुद भी पता ना हो। हार्कर इस मैप की मदद से एक सीक्रेट दरवाज़ा डिस्कवर करता है जो कि पुत्रोवियो के पोर्ट्रेट के पीछे थी और इस सीक्रेट डोर के अंदर एक कमरा था। कमरे में वही औरत थी जिसे हार्कर ने कासल की खिड़कियों पे देखा था और ये औरत ड्रैकुला की ब्राइड थी। इस औरत का कहना था कि ड्रैकुला उसे बस छोटे मोटे जानवर और बच्चे खाने को देता है, लेकिन आज वो हार्कर का खून पिएगी। हार्कर इस वैम्पायर को क्रॉस दिखाता है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है और ये वैम्पायर हार्कर पे अटैक कर देती है। इस अटैक से हार्कर बेहोश हो जाता है और होश में आने पे वो खुद को एक बॉक्स में पाता है जिसमें एक वैम्पायर बच्चा भी था। ड्रैकुला हार्कर को बॉक्स से बाहर निकालता है और बाहर आने पे हार्कर उस वैम्पायर को मृत देख पाता है क्योंकि ड्रैकुला ने उसके हर्ट में एक स्टेक डाल दिया था। ड्रैकुला का कहना था कि वो एक वक्त पे सिर्फ 3 ब्राइड्स रखता है और वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैकुला इंग्लैंड इसलिए जाना चाहता है ताकि वो इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड लोगों से मिलकर उनका खून पी सके। ड्रैकुला हार्कर को कासल के छत पे ले आता है जहां वो उसे मारने वाला था। हार्कर ड्रैकुला को उसकी जान बख्श देने को कहता है और बदले में ड्रैकुला उससे प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो कभी भी किसी को ड्रैकुला के बारे में ना तो बताएगा ना ही उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। हार्कर स्टेटमेंट का ठीक उल्टा प्रॉमिस करता है, यानी कि वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करेगा और इस बात को सुनते ही ड्रैकुला हार्कर की गर्दन तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दिस सीन वॉज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि हार्कर तो फिलहाल कॉन्वेंट में नन्स के पास अपना बयान दे रहा था और सडनली हम व्यूअर्स को स्ट्राइक करता है कि हार्कर एक वैम्पायर या फिर अनडेड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टर अगाथा कहती है कि हार्कर ना तो सांस ले रहा है ना ही उसकी दिल की धड़कन चल रही है। ड्रैकुला वाली बुक में हार्कर ने सिर्फ ड्रैकुला को प्रेज किया था, लाइक ड्रैकुला इज माई गॉड इत्यादि, और उसका शरीर इसी वजह से सड़ रहा है। हार्कर अब तक प्रॉपर वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुआ था एंड ही इज अनडेड। अब यहाँ बस सवाल ये था कि हार्कर को मारने के बाद ड्रैकुला ने उसे बाकियों की तरह एक बॉक्स के अंदर क्यों नहीं बंद किया। इस सवाल पे हार्कर का कहना था कि मरने के बाद वो अनडेड बन के वापस जिंदा हुआ था। जिंदा होने के बाद वो ड्रैकुला के सामने ही कासल की छत से कूद गया था और उसके ऐसा करने से ड्रैकुला जोरों से चिल्लाया भी था। कासल के नीचे रिवर थी जिसमें बह के वो समुद्र में गया और वहाँ हार्कर को कुछ मछुआरों ने पकड़ा जो कि उसे इस कॉन्वेंट तक लेकर आए। हार्कर जब कासल की छत से कूदा था तो ड्रैकुला जोरों से इसीलिए चिल्लाया क्योंकि ड्रैकुला के फेस पे हार्कर के क्रॉस से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट ये आती है कि सिस्टर अगाथा के साथ जो दूसरी सिस्टर बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि मीना थी। जी हाँ दोस्तों, हार्कर की मेमोरी चली गई थी जिस वजह से वो अपनी फियांसे मीना को पहचान नहीं पाया और मीना हार्कर से ही उसकी पुरानी कहानी सुनना चाहती थी। मीना का कहना था कि नो मैटर व्हाट वो हार्कर को ही अपनाएगी, लेकिन अचानक इन पे चमगादड़ अटैक कर देते हैं। इस अटैक में मीना के सर से खून निकलता है और हार्कर इस खून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मीना को खुद से बचाने के लिए हार्कर अपने ही हर्ट में स्टेक डाल देता है ताकि वो मारा जाए। मीनवाइल इस कॉन्वेंट की सारी नन्स कॉन्वेंट के मुख्य द्वार पे जाती है जहाँ एक वुल्फ था। ये वुल्फ ड्रैकुला में कन्वर्ट होता है और इस कॉन्वेंट की सारी नन्स स्टेक निकालती है। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को टॉन्ट करती हैं क्योंकि वो बिना परमिशन या इनविटेशन के अंदर नहीं आ सकता था और वो ड्रैकुला को चिढ़ाने के लिए उस पर अपनी खून की छींटें भी मारती है। ड्रैकुला बाकी नन्स को ऑफर करता है कि अगर कोई भी नन उसे अंदर इनवाइट करती है तो वो उस नन को इमॉर्टैलिटी देगा और बाकियों को मार डालेगा, लेकिन कोई भी नन उसे अंदर नहीं बुलाती है। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा के खून की छींटों को टेस्ट करता है और वो उनका पूरा नाम बताता है, विच वॉज अगाथा वैन हेल्सिंग। सिस्टर अगाथा का कहना था कि बाकी सिस्टर्स को प्रे करना होगा ताकि वो लोग इस दरिंदे से निपट सके और इसी दौरान ड्रैकुला इस कॉन्वेंट की दीवारों पे चढ़ के हार्कर के कमरे की खिड़की पे जाता है जहां हार्कर अब तक मरा नहीं था। ड्रैकुला का कहना था कि कोई भी वैम्पायर खुद को स्टेक मार के नहीं मर सकता है और यही वजह है कि हार्कर अब तक जिंदा है। ड्रैकुला कैन हेल्प हिम डाई अगर हार्कर उसे कॉन्वेंट के अंदर इनवाइट करे।
इन बातों को सुनकर हार्कर ड्रैकुला को अंदर बुला लेता है और अंदर आते ही ड्रैकुला नन्स को मारना शुरू करता है। ड्रैकुला नन्स पे वुल्व्स से भी अटैक करवाता है और इन अटैक्स के दौरान अगाथा और मीना एक सीक्रेट चेम्बर में छुपते हैं जहां अगाथा बाइबल की पेजेस से एक सर्कल बनाती है। ड्रैकुला इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन इस कमरे में ड्रैकुला की जगह हार्कर आता है। हार्कर बहुत ही जख्मी था और मीना उसे इस हालत में देखकर सर्कल के अंदर बुलाती है। मीना के ऐसा करते ही हार्कर अपनी मास्क हटाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ड्रैकुला यहाँ हार्कर को मारकर उसका स्किन पहने हुए था। जी हाँ दोस्तों, अब वो बहुत ही आसानी से मीना और अगाथा को मार सकता था और पहली एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ ड्रैकुला सीरीज के दूसरे एपिसोड का नाम है ब्लड वेसल और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को चेस खेलते हुए बातें करते देख पाते हैं। ड्रैकुला बताता है कि वो डिमीटर शिप से इंग्लैंड की ओर बढ़ने का प्लान कर रहा था और इस शिप पे उसने अपने 50 ताबूत लोड करवाए थे जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी थी। इस शिप के कैप्टन का नाम यूरी सोकोलोव था और इस शिप पे कई और पैसेंजर्स भी थे जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले शिप पे एक बंदा आता है जो कि अपना नाम पॉइटर बताता है और पॉइटर इस शिप का कर्मचारी था। अब इस बंदे का असली नाम पॉइटर नहीं था क्योंकि एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम रियल पॉइटर को मरते देख पाते हैं जो कि एक वैम्पायर में तब्दील हो रहा था, यानी कि उसका शिकार ड्रैकुला नहीं किया होगा। ये बंदा अपना नाम पॉइटर इसलिए बताया क्योंकि वो शिप पे पॉइटर की जगह लेकर दुनिया घूमना चाहता था। खैर, पॉइटर के बाद शिप पे ऑलगरेन नाम का बंदा आता है जिसका एक हाथ कटा हुआ था और ऑलगरेन भी इस शिप का वर्कर था। ऑलगरेन के बाद इस शिप पे लॉर्ड रुथविन और उनकी न्यूली वेडेड वाइफ डोराबेला आती है जिनको अडीसा स्कॉट कर रहा था। इनके बाद शिप पे डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी यामिनी भी आती है और ये दोनों इंडिया से थे। यामिनी डेफ और डम्ब थी जिस वजह से वो डॉक्टर शर्मा से इशारे में बातें करती थी। डॉक्टर शर्मा को हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में एक अनडेड को इनकाउंटर करते देखा था और शायद उसी हाथापाई में उनके चेहरे पे खरोंच आ गई थी। इन सब के अलावा शिप पे और भी कई पैसेंजर्स एंड वर्कर्स थे जिनके बारे में हम कहानी में सही समय पे जानते रहेंगे। तो शिप के चलते ही हमें पता चलता है कि यहाँ एक रूम नंबर 9 था जिसके अंदर कैप्टन के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। यहाँ हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर शायद ड्रैकुला अपने कब्र में होगा एज इट इज इन द नॉवेल, लेकिन यहाँ पे ड्रैकुला शिप पे सभी के सामने एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था। रात के वक्त ड्रैकुला अपने मुंह से फॉग वगैरह छोड़ता है जिससे शिप के चारों तरफ धुंध फैल जाती है। तो डिनर के वक्त ड्रैकुला सभी के साथ डिनर रूम में जाता है और वहाँ हमें कुछ बातें पता चलती है। लाइक एडिसा लॉर्ड रुथविन से प्यार करता था एंड ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि लॉर्ड रुथविन ने अपने फिनेंशियल फायदे के लिए डोराबेला से शादी कर ली थी। ड्रैकुला की मुलाकात यहाँ ग्रैंड डचेस वलेरिया से होती है और ड्रैकुला उन्हें इम्प्रेस कर रहा था। वलेरिया जर्मन में भी बातें करती थी और उनसे जर्मन में बातें करने के लिए ड्रैकुला शिप के एक वर्कर का खून पी लेता है जिसे जर्मन आती थी। इसके बाद ड्रैकुला वलेरिया को डांस करने बुलाता है और यहाँ हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ड्रैकुला ने वलेरिया के साथ तब भी डांस किया था जब वह जवान थी। फिलहाल वो रॉयल ब्लड को चखने के लिए वलेरिया का खून पी के उन्हें मार डालता है। तो अगली सुबह शिप के कैप्टन को पता चलता है कि जहाज से एक वर्कर और वलेरिया गायब हो चुके हैं और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ड्रैकुला के फॉग की वजह से शिप पे दिन में भी सनलाइट नहीं आ पा रही थी और ड्रैकुला आसानी से इधर उधर घूम पा रहा था। वो यहाँ के लोगों के साथ सोशलाइज हो रहा था एंड ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। शिप के एक वर्कर का कहना था कि इस शिप पे जरूर किसी ने काला जादू या फिर टोटका वगैरह किया है, लेकिन लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। उस रात लॉर्ड रुथविन की पत्नी डोराबेला शिप के डेक्स पे घूम रही थी और वहाँ उनकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। ड्रैकुला डोराबेला को काइंड ऑफ सेड्यूस करते हुए उनका खून पी जाता है और इस दृश्य को यामिनी देख लेती है। तो अगली सुबह शिप से डोराबेला भी गायब थी और सभी लोग इस पूरे शिप को सर्च करते हैं। लोग इस शिप के रूम नंबर 9 को भी सर्च करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन का कहना था कि उस कमरे में एक बीमार इंसान के अलावा और कोई नहीं है। लोगों के प्रेशर में कैप्टन को रूम नंबर 9 भी सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो ये सर्च अकेले करते हैं एंड एज ऑलवेज उनका कहना था कि इस कमरे में पेशेंट के अलावा और कोई नहीं है। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया था कि इस शिप पे कोई कातिल ज़रूर है और वो लोग एकदम सतर्क हो गए थे। अब इस शिप पे 7 डिफरेंट पैसेंजर्स थे। उन सभी की शिप पे आने की एक वजह थी। उन सबको किसी मिस्टर बलाउर ने यहाँ आने को कहा था जो कि उन सब का एक साइलेंट स्पॉन्सर था।
दोस्तों ड्रैकुला शब्द का अर्थ होता है ड्रैगन और ड्रैगन को रोमानियन में बलाउर कहते हैं, यानी कि मिस्टर बलाउर और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला खुद था और उसने इन शिप के पैसेंजर्स को बहुत ही सोच समझकर चुना था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रैकुला इन सब का खून पीने वाला था और उसके ऐसा करने से ड्रैकुला को डिफरेंट ऑरिजिन के लोगों की ट्रेड्स पता चल जाती, जिससे वो इंग्लैंड या फिर वर्ल्ड में कहीं भी लोगों के साथ अच्छे से मिंगल हो सकता था। मोरओवर ड्रैकुला खून को वाइन की तरह ट्रीट करता था और उसे हमेशा टॉप क्वालिटी की वाइन चाहिए होती थी। एनीवेज इस शिप का वर्कर डेक पर से गिर जाता है जिससे उसकी टांग टूट जाती है और ड्रैकुला को उसका खून देखने के बाद कंट्रोल नहीं होता। वो किसी तरह अपने मॉन्स्टर वाले रूप को छिपाता है और मौका मिलते ही ड्रैकुला उसका खून भी पी जाता है। वर्कर के मरने से सभी लोग डर गए थे और वो अब रूम नंबर 9 के अंदर जाना चाहते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोरी में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है जिसका शायद हम में से किसी को अंदाजा भी नहीं था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ड्रैकुला ये सब कहानी सिस्टर अगाथा को सुना रहा था और ये सब सिस्टर अगाथा की मोस्टली एक ड्रीम थी, क्योंकि रूम नंबर 9 में और कोई नहीं बल्कि बीमार सिस्टर अगाथा पड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला उन्हें ही इस कमरे में रखवाया था ताकि वो धीरे धीरे करके उनका खून पी सके और उनके ड्रीम्स में ड्रैकुला उनसे बातें करता था। ड्रैकुला के हिसाब से सिस्टर अगाथा एक विंटेज वाइन की तरह थी जिसे एक बार में पीकर खत्म नहीं किया जाता है। जब शिप के सभी लोग रूम नंबर 9 में जाते हैं तो ड्रैकुला वहाँ सिस्टर अगाथा के साथ मौजूद था और वो लोगों के कत्लों का इल्ज़ाम सिस्टर अगाथा के सर पे डाल देता है। शिप के कई लोग ड्रैकुला की बात मान भी जाते हैं और ऐसे में वो सभी अगाथा को फांसी पे लटकाने का सोचते हैं। शिप का कैप्टन सोकोलोव लोगों को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि एक कमजोर औरत इतने लोगों को नहीं मार सकती, लेकिन ड्रैकुला लोगों को इतना भड़काता है कि सभी सिस्टर अगाथा को मार डालने के लिए तैयार थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टर अगाथा अपने मुंह में कट लगाती है जिससे उनके मुंह से खून निकलता है और वो इस खून को ड्रैकुला के ऊपर थूकती है। खून देखते ही ड्रैकुला कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। सभी लोग अपने फिंगर्स या फिर आयरन वगैरह से क्रॉस बनाते हैं और क्रॉस की वजह से ड्रैकुला को भागना पड़ जाता है। वहीं लॉर्ड रुथवेन ड्रैकुला के सपोर्ट में था क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैकुला उसे इमॉर्टैलिटी देगा और वो ड्रैकुला की मदद से डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी यामिनी को घेर लेता है। यामिनी एक जहर खाकर मर जाती है और डॉक्टर शर्मा को लॉर्ड रुथवेन गोली मार देता है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता और उसे डॉक्टर शर्मा का खून पीना था क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और इंडिया से थे, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता था और इसी गुस्से में वो लॉर्ड रुथवेन को ही मारकर उसका खून पी जाता है। मीनवाइल शिप के लोगों को सिस्टर अगाथा बताती है कि ड्रैकुला अपनी ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी वाली बॉक्सेस में ही रेस्ट करता होगा और सभी लोग मिलकर इन बॉक्सेस को समुद्र में फेंकने लगते हैं। ये लोग एक बॉक्स बचा लेते हैं ताकि जब ड्रैकुला इस बॉक्स में रेस्ट करने आए तो वो उसे पकड़ सके। ये लोग शिप पे बाइबल की पेजेस से एक सर्कल भी बनाते हैं जिसके अंदर ड्रैकुला नहीं आ सकता था और अब वो लोग ड्रैकुला के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। इन सब के दौरान लोगों को ये भी शक होता है कि मे बी ड्रैकुला ने पॉइटर को मारकर उसका रूप लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइनली ड्रैकुला इनके सामने आता है और अडीसा को ऐसा लगता है कि वो पिस्टल से ड्रैकुला को मार पाएगा। अडीसा के अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि ड्रैकुला ने उसके लव लॉर्ड रुथवेन को मार डाला था और अडीसा इस सर्कल से बाहर निकलकर ड्रैकुला को शूट करता है। ड्रैकुला को गोलियों से कुछ नहीं होता और वो अडीसा को मार डालता है। सभी लोग मिलकर ड्रैकुला पर अटैक कर देते हैं और सिस्टर अगाथा उसके शरीर में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से ड्रैकुला समुद्र में कूद जाता है और लोगों को लगता है कि ड्रैकुला मारा गया। तो इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद सिस्टर अगाथा का कहना था कि वो इन्फेक्टेड हैं और ये शिप कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंचनी चाहिए वरना वहाँ के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो इस शिप में ब्लास्ट करके इसे डुबा देने का प्लान बनाती है। पॉइटर और ऑलगरिन एक लाइफ बोट में शिप से उतर जाते हैं और कैप्टन सोकोलोव भी सिस्टर अगाथा के साथ अपने शिप के साथ डूबना चाहते थे, लेकिन तभी सोकोलोव पर ड्रैकुला अटैक करता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि ड्रैकुला शिप के नीचे से स्विम करते हुए दूसरी तरफ से ऊपर आ गया था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से पूछती है कि अगर वो 2 दिन से शिप पे था तो वो आखिर रेस्ट कहाँ कर रहा था और इस पॉइंट पे ड्रैकुला रिवील करता है कि 50 बॉक्सेस के अलावा उसने अपने बेड के नीचे भी ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी रखी थी और वो वहीं रेस्ट कर रहा था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को अपनी बातों में फंसाती है और जख्मी कैप्टन सोकोलोव इस शिप में एक ब्लास्ट करते हैं जिससे ये शिप डूबने लगती है।
शिप के डूबते वक्त ड्रैकुला अपनी आखिरी ताबूत में चला जाता है और हम भी उस ताबूत को समुद्र की गहराई में डूबते देख पाते हैं। इसके अगले सीन में ड्रैकुला ताबूत तोड़कर बाहर आता है और वो सी शोर के एकदम नज़दीक था। वो पानी से चलकर बाहर निकलता है और उसके बाहर आते ही वहाँ चॉपर्स वगैरह आती है जो कि उस पर लाइट डालती है। ड्रैकुला के सामने कुछ SUVs के साथ मॉडर्न गन्स वाले लोग थे जो उसे घेर लेते हैं। इन सब के बीच हम सिस्टर अगाथा को आते देख पाते हैं जो कि हमारे ज़माने की ड्रेस पहनी हुई थी और वो कुछ ऐसा बोलती है, वेलकम टू इंग्लैंड काउंट ड्रैकुला, व्हाट केप्ट यू। तो दोस्तों थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 1897 की वो सीन देख पाते हैं जहां ड्रैकुला सिस्टर अगाथा और मीना को मार के उनके सामने पहुंच चुका था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को ये प्रपोज करती है कि वो मीना को छोड़ दे। बदले में ड्रैकुला सिस्टर अगाथा का खून पी सकता है। अगर ड्रैकुला मीना को चोट पहुंचाएगा तो सिस्टर अगाथा खुद को मार लेंगी और जैसा कि हम सभी जानते हैं ड्रैकुला मरे हुए इंसान का खून नहीं पीता है। तो ड्रैकुला इस प्रपोजल को मान गया था और मीना की जान बच गई थी। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट डे, ड्रैकुला अब भी चॉपर्स वगैरह से घिरा हुआ था और हम भी उसको पता चलता है कि वो तकरीबन 123 साल से पानी के अंदर ही था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1897 से 123 ईयर्स कैलकुलेट करेंगे तो ड्रैकुला करेंटली 2020 में था और वो लोगों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखकर दंग था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सिस्टर अगाथा जैसी दिखने वाली औरत का नाम जोई वैन हेल्सिंग था और सिस्टर अगाथा जोई की ग्रेट ग्रेट आंट थी। ड्रैकुला यहाँ इन पे चमगादड़ों से हमला करवा देता है और इसी दौरान वो इस जगह से भाग निकलता है। इसके अगले सीन में हम ड्रैकुला को किसी कपल के घर में देख पाते हैं जहाँ वो एक इंसान को अपना शिकार बनाकर फ्रिज में बंद कर दिया था। उस इंसान की पत्नी ड्रैकुला से डर रही थी और उसी वक्त जोई वैन हेल्सिंग की टीम यहाँ पहुँच जाती है जो इस घर के रूफ वगैरह तुड़वा देती है ताकि ड्रैकुला सनलाइट से बचने के लिए उनके द्वारा दी गई बॉक्स में चला जाए। लेकिन ड्रैकुला घर में छिपने की कोशिश करता है। जोई ड्रैकुला को ढूंढने घर के अंदर आती है और ड्रैकुला उन पे हमला करके उनका खून पीने लगता है। लेकिन दोस्तों जोई का खून पीते ही ड्रैकुला को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पे ड्रैकुला खुद को एक ताबूत में कैद पाता है जिसे किसी रिसर्च लैब में ले जाया जा रहा था। इस लैब में जोनाथन हार्कर की तस्वीर थी एंड ड्रैकुला वाज कंफ्यूज्ड कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीना 1897 में बच गई थी और वहां से बचने के बाद ही उसने इस लैब की स्थापना की थी। आपको याद होगा कि जोनाथन हार्कर मीना का फियांसे था और इसीलिए मीना ने उसके याद में इस लैब को एस्टैब्लिश किया था जिसे कई कंपनीज आज के डेट में फंड कर रही थी और इसी फंड के कारण इस पूरे फाउंडेशन का नाम जोनाथन हार्कर फाउंडेशन था। एनीवेज, यहाँ से सीन चेंज होकर एक बंदे पे फोकस करती है जिसका नाम जैक था और जैक को बार बार जोनाथन हार्कर फाउंडेशन से कॉल आ रही थी। जैक इस कॉल को इग्नोर करता है और वो अपने दोस्तों की पार्टी में जाता है जहाँ लूसी नाम की एक लड़की थी। दोस्तों लूसी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ केयरफ्री मॉडर्न टीनेजर जिसे अपनी जिंदगी में बस एंजॉयमेंट चाहिए होती है। और अगर आपको याद हो तो ड्रैकुला नोवेल में भी 1897 वाली लूसी को कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया था। खैर, जैक लूसी को पसंद करता था लेकिन लूसी इस पार्टी में क्विंसी नामक बंदे को किस वगैरह कर रही थी जो कि उसे इंगेजमेंट के लिए प्रपोज भी करता है। लूसी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे जैक वाज हार्ट ब्रोकन और इसी वजह से वो फाइनली जोनाथन हार्कर फाउंडेशन की कॉल एक्सेप्ट करता है जो कि उसे अपने फैसिलिटी में बुला रहे थे। जैक जोनाथन हार्कर फाउंडेशन पहुंचता है जहां ड्रैकुला की वीडियो फीड चल रही थी और इस वीडियो फीड को देखकर हम भी समझ पाते हैं कि आखिर ड्रैकुला 123 साल बाद कैसे जागा। दरअसल इसी फाउंडेशन के लोगों को डीप सी डाइविंग के दौरान ड्रैकुला की ताबूत मिली थी और उन्होंने इस ताबूत को खोल दिया। ताबूत के खुलते ही ड्रैकुला एक डाइवर की उंगली काट लिया था और थोड़ा खून मिलने की वजह से वो जिंदा होकर वापस सतह पे आया। डाइवर का कहना था कि ड्रैकुला किसी तरह के रिस्टोरेटिव कोमा में था और उसकी एक गलती की वजह से ड्रैकुला कोमा से बाहर आ चुका है। अब जोनाथन हार्कर फाउंडेशन के लोगों को पता था कि ड्रैकुला वापस सतह पे जरूर आएगा, इसलिए वो पहले से ही बीच पे उसका इंतजार कर रहे थे। नाउ आई नो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जैक को यहाँ क्यों बुलाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि जैक की
ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर थी और इसी वजह से उसे इस जगह पे बुलाया गया था। खैर, ड्रैकुला फाइनली इस फाउंडेशन की कस्टडी में था और डॉक्टर जो ड्रैकुला का ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करती है। डॉक्टर जो की निडल ड्रैकुला की स्किन को पियर्स नहीं कर पाती है और ड्रैकुला खुद अपने नाखून से अपने हैंड को कट करके उन्हें अपना ब्लड सैंपल देता है। ड्रैकुला का कहना था कि ब्लड इज लाइफ और वो किसी के ब्लड को रीड करके उनके बारे में सब कुछ जान सकता है। ड्रैकुला जोई के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, लाइक शी इज़ क्लेवर, लवलेस, चाइल्डलेस इत्यादि। और यहाँ हम व्यूअर्स को एक बहुत ही खास बात पता चलती है, विच वॉज जोई को कैंसर था। जी हाँ दोस्तों, यही वजह थी जिसके कारण ड्रैकुला जोई का खून पीने के बाद उल्टी करने लगा था, क्योंकि जोई का खून उसके लिए पॉइजन की तरह था। तभी वहाँ एक फ्रैंक नाम का बंदा आता है जो कि ड्रैकुला का न्यू लॉयर था और ड्रैकुला फ्रैंक को स्काइप करके यहाँ बुलाया था। फ्रैंक की कंपनी काफ़ी पुरानी थी और इस कंपनी के साथ ड्रैकुला ने 1896 में काम किया था, जिस वजह से आज ड्रैकुला के पास इंग्लैंड में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। फ्रैंक डॉक्टर जोई को ड्रैकुला के राइट्स के बारे में बताता है, जिसके अनुसार ड्रैकुला को कैद नहीं किया जा सकता और वो ड्रैकुला को यहाँ से ठीक सनसेट के टाइम पे छुड़ा कर ले जाता है। डॉक्टर जोई ड्रैकुला के आज़ाद होने से काफ़ी परेशान थी और इन चीज़ों को ढंग से समझने के लिए वो ड्रैकुला के सैंपल ब्लड को पी लेती है। ऐसा करते ही डॉक्टर जोई काइंड ऑफ सिस्टर अगाथा की मेमोरी से सिंक हो जाती है और उन्हें 1897 में हुई घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला कार में था और इस कार में जैक की फ़ोन थी जिस पे लूसी की कॉल आती है। ड्रैकुला लूसी से बात करता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ड्रैकुला लूसी के साथ टेक्सटिंग वगैरह करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और वो टिंडर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को चूज़ कर रहा था। यहाँ एक सीन में हम व्यूअर्स ड्रैकुला को एक्सरसाइज करते भी देख पाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों का खाना भी उनके घर तक डिलीवर करवाया जाता है, विच मेक्स अस लेजी। खैर, ड्रैकुला लूसी को अपने पास बुलाकर उसका खून पीता है और लूसी भी खुशी खुशी ड्रैकुला का डिनर बन रही थी। ड्रैकुला लूसी को अपनी नेक्स्ट ब्राइड बनाना चाहता था और ये दोनों ग्रेवयार्ड के पास हैंग आउट कर रहे थे। ग्रेवयार्ड में ड्रैकुला लूसी को अनडेड लोगों की हरकतें फील करवाता है और यहाँ एक अनडेड बच्चा लूसी को ब्लूफर लेडी बोलते हुए उसे पीकाबू खेलने बोल रहा था। लूसी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई ऑल दीज, लेकिन वो धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी। लूसी को देखने जैक उसके घर पे आता है और वो लूसी के गर्दन पे बाइट मार्क्स देख पाता है। जैक फौरन ही डॉक्टर जोई वैन हेल्सिंग को मदद के लिए विजिट करता है और हम भी उस डॉक्टर जोई को काफ़ी बुरे हालत में देख पाते हैं। डॉक्टर जोई कैंसर की वजह से मर रही थी और वो खुद से हार चुकी थी। वो ड्रैकुला वाले टॉपिक को भूल जाना चाहती थी और ऐसे में शी वॉज नॉट रेडी टू हेल्प एनीवन। डॉक्टर जोई के अंदर सिस्टर अगाथा की मेमोरी थी और ये मेमोरी उसे काफ़ी हिम्मत देती है। सिस्टर अगाथा से बातें करते वक्त डॉक्टर जोई को कुछ पता चलता है विच वॉज शॉकिंग, और इस बात को जानते ही वो फ़ौरन ही ड्रैकुला से मिलना चाहती थी। ड्रैकुला के पास पहुंचने के लिए वो जैक की मदद लेती है और ये दोनों ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला लूसी को रात में विजिट करके उसका खून पीता है, जिससे लूसी की मौत हो जाती है। लूसी एक वैम्पायर बन के ड्रैकुला की ब्राइड बनने वाली थी, इसीलिए ड्रैकुला सजेस्ट कि वो अपने शरीर को जलने ना दे। लेकिन दोस्तों, लूसी के फ्यूनरल के बाद उसके शरीर को कास्केट सहित फर्नेस में डाल दिया जाता है, जो कि जल जाती है। इस दौरान लूसी वैम्पायर में पूरी तरह से तब्दील हो गई थी, लेकिन उसका शरीर भी काफ़ी जल गया था। वो जिंदा होकर सबसे पहले फर्नेस वाले बंदे को मारती है और इसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है, जहां शी वॉज लुकिंग ऑल राइट। लूसी भी ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रैकुला के घर पे पहले जैक और डॉक्टर जोई पहुंचते हैं और जोई ड्रैकुला से रिडल्स में बातें करने लगती है। तभी वहां लूसी भी आती है और हम व्यूअर्स लूसी को उसके मिरर इमेज में एकदम सही देख पा रहे थे, लेकिन रियल में उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। जैक लूसी को उसकी रियलिटी एक सेल्फी क्लिक करवा के दिखाता है और अपने आप को जला देखकर लूसी एकदम टूट जाती है। शी वॉज नो मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग ड्रैकुला's ब्राइड और वो खुद को मार डालना चाहती थी। जैक लूसी को किस करता है और वो उसके शरीर में एक स्टेक डालता है, जिससे लूसी की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर जोई जैक को यहाँ से जाने बोलती है, क्योंकि वो ड्रैकुला से 1-on-1 बातें करना चाहती थी। ड्रैकुला से बातें करते हुए जोई अचानक से दौड़ती है और वो इस जगह के कर्टन्स को हटाती है, जिससे ड्रैकुला पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही ड्रैकुला चिल्लाना शुरू करता है और वो जानवरों की तरह आवाज़ निकालते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन इसके अगले ही सेकंड हम भी उस रियलाइज़ करते हैं कि ड्रैकुला को सनलाइट से कुछ हो ही नहीं रहा था और वो खुद भी इस बात से हैरान था।
डॉक्टर जोई समझाती है कि ड्रैकुला का सनलाइट में ना आना, मिरर्स पे ना देख पाना, बिना इनविटेशन के घर में ना घुस पाना इत्यादि एक शाप नहीं बल्कि ये सिर्फ हैबिट्स है। जी हाँ दोस्तों, इन हैबिट्स को फॉलो करते हुए ड्रैकुला भी रूल्स ऑफ द बीस्ट्स को मानने लग गया था, जबकि रियलिटी में उसे इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ सवाल ये था कि ड्रैकुला किसी न किसी चीज़ से डरता तो ज़रूर होगा, और इस बात पे डॉक्टर जोई का कहना था कि ड्रैकुला के सारे एंसेस्टर्स और रिलेटिव्स वॉरियर्स थे। ड्रैकुला के ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, सन एंड कजिन सभी वॉर में मारे गए थे, लेकिन ड्रैकुला एक डरपोक वॉर लॉर्ड था जो कि शैडोज में रहकर दूसरों की जान लेता था। ड्रैकुला का सारा खानदान वॉर हीरो से भरा हुआ था, बट नॉट ड्रैकुला। ड्रैकुला बाहर जाने से डरने लगा था, उसे कोई अपने यहाँ इनवाइट नहीं करता था और वो खुद को आईने में नहीं देख सकता था। वो बॉक्स ऑफ डर्ट में रहने लगा, जबकि ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए वॉरियर्स ग्रेव। ड्रैकुला लूसी को भी इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी, जबकि ड्रैकुला को मौत से बहुत डर लगता है। ड्रैकुला क्रॉस से भी इसलिए डरता था क्योंकि क्रॉस साहस, त्याग और मरने की ताकत को दर्शाता है, जो कि ड्रैकुला के अंदर नहीं थी। सो बेसिकली ड्रैकुला अपने आप से शर्मिंदा था, जिस वजह से वो इन चीज़ों से दूर भागता था, और कई सेंचुरी से इन रूल्स को फॉलो करते हुए वो इसकी एक हैबिट बन गई थी। वो अंधेरे में रहकर लोगों का खून पीता था और उसका कर्ज बस इतना था कि ही वॉज ए बीस्ट। डॉक्टर जोई कहती है कि उनके अंदर मरने की हिम्मत है और वो कैंसर रिडन स्टेट में भी मौत को हंसते हुए गले लगाएंगी, जबकि ड्रैकुला हमेशा के लिए एक शर्मिंदगी भरी जिंदगी जिएगा। इस सीन के बाद ड्रैकुला सनलाइट में बाहर जाता है और वाकई में उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो सूर्य की रोशनी को काइंड ऑफ एम्ब्रेस करता है और इसके बाद वो जोई का खून पी जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो डॉक्टर जोई का खून ड्रैकुला के लिए जहर था और ये जहर ड्रैकुला के शरीर में फैलने लगता है। ड्रैकुला के विजन्स में वो वैन हेल्सिंग के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था और रियलिटी में वो धीरे धीरे मर रहा था। फाइनली ड्रैकुला के अंदर मरने का साहस आ गया था और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स जोई के साथ साथ ड्रैकुला को भी मरते देख पाते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 7 की कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे में, जब सभी लोग नेल की फ्यूनरल पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ पूरी क्रेन फैमिली के बीच की रिलेशनशिप्स एकदम मेस्ड अप थी, क्योंकि पिछली रात इस परिवार ने आपस में काफ़ी बहस करी थी। ह्यू थियो से बातें करने जाते हैं और थियो का कहना था कि फ्यूनरल के बाद उसे एक नया घर ढूंढना होगा, क्योंकि शर्ली उसे घर से निकाल देगी। फ्यूनरल पे काफ़ी लोग आते हैं और ह्यू देख पा रहे थे कि सभी लोगों की रिलेशनशिप्स एकदम टूटने के कगार पे थी, बीट स्टीव एंड ले और शर्ली एंड हैरिस। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू की बीवी ओलिविया हमेशा उनके साथ रहती थी और वो उन्हें काफ़ी कुछ सजेस्ट करती रहती थी, जबकि रियल लाइफ में वो 26 साल पहले ही मर चुकी थी। असल में ये ह्यू की सिर्फ इमेजिनेशन थी, जहां वो अपने पास्ट के ट्रैजिक इंसिडेंट्स से कोप अप करने के लिए हमेशा अपनी बीवी को खुद के साथ ही इमेजिन करने लगे थे, और इनफैक्ट वो अपनी बीवी से बातें भी करते थे। एनीवेज, अगली सीन आती है जहाँ पूरी क्रेन फैमिली नेल के कास्केट को दफनाने गई थी और वहाँ ल्यूक को नेल की घोस्ट दिखती है। नॉट ओनली दैट, ओलिविया की घोस्ट भी वहाँ थी और वो ल्यूक को कब्र के अंदर खींचने की कोशिश करती है, जिससे ल्यूक घबरा के चिल्लाता है। स्टीव फौरन ही ल्यूक के पास आता है और ल्यूक स्टीव से बोलता है कि उसने अभी अभी अपनी मॉम और अपनी बहन की घोस्ट देखी है। इस बात पे स्टीव का कहना था कि ये सारी विजन्स रियल नहीं है और उनके पूरे फैमिली में ये जेनेटिक डिजीज है, जिसकी वजह से सभी को ऐसे विजन्स आते हैं। तो फ्यूनरल के बाद सभी लोग शर्ली के घर पे आते हैं और वहाँ पे शर्ली डिस्कवर्स कि उसके वॉलेट से क्रेडिट कार्ड गायब है। इतना ही नहीं, थियो की कार भी गायब थी और ल्यूक भी कहीं आसपास नहीं दिख रहा था। ह्यू ने ल्यूक को शर्ली के वॉलेट को खोलते देखा था और वो लोग सभी एंटिसिपेट करते हैं कि ल्यूक ड्रग्स लेने के लिए शर्ली का क्रेडिट कार्ड और थियो की कार लेके भागा है। इसी सीन में थियो और उसके पिता ह्यू को ओलिविया की घोस्ट दिखती है, जो बहुत ही क्रीपी वे में उनकी तरफ रेंगते हुए आ रही थी और किसी ने शर्ली के फॉरएवर हाउस की मॉडल को तोड़ डाला था।
यहाँ सीन चेंज होके पास्ट में जाती है जहाँ हिल हाउस में तूफान आया था और तूफान के अगले दिन ह्यू मिस्टर डडली के साथ मिलकर घर की टूटी हुई चीज़ों की इंस्पेक्शन कर रहे थे। इन दोनों के बातों के दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर डडली हिल हाउस से मात्र 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते थे, लेकिन उनके घर पे पिछली रात कोई तूफान नहीं आया था। इतना ही नहीं, हिल हाउस की सारी दीवारें एकदम गीली सी हो गई थी और इस घर में वाटर लीकेज के कारण अंदरूनी दीवारों पे मोल्ड जम गया था। ह्यू घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर की दीवार पे जमी मोल्ड की तस्वीर लेते हैं और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीवार पे जमी मोल्ड ने किसी ह्यूमन फेस का शेप लिया है। नॉट ओनली दैट, ह्यू को इस दीवार के अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि इस दीवार के अंदर कुछ चूहे भी हैं। तो इसके बाद ह्यू कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और उन्हें भी हिल हाउस में वाटर लीकेज का सोर्स नहीं मिलता है। अब चूंकि ह्यू ने इस घर के रेड रूम को कभी नहीं खोला था, सभी का मानना था कि ये वाटर लीकेज जरूर उसी कमरे के अंदर से होगा। ह्यू इन प्रोफेशनल से कुछ बिग फैंस रेंट के लिए मांगते हैं ताकि वो उन फैन से मोल्ड को सुखा सके। मीनवाइल ह्यू मिस्टर डडली को वापस उस रेड रूम की चाबी ढूंढने बोलते हैं ताकि वो उस कमरे में जाकर वाटर लीकेज के सोर्स को चेक कर सके। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि ह्यू के पास इस घर की एक ब्लूप्रिंट थी और इस ब्लूप्रिंट को ह्यू की पत्नी ओलिविया ने बनाया था। इस ब्लूप्रिंट को मिस्टर डडली देखते हैं और वो अचानक एकदम गंभीर होकर ह्यू को कुछ सलाह देना शुरू करते हैं। मिस्टर डडली बताते हैं कि कई सालों पहले उनकी माँ इस हिल हाउस में हिल परिवार के लिए काम किया करती थी और मिस्टर डडली का जन्म भी इसी घर में हुआ था। ये लोग हिल हाउस से कुछ ही दूर पे एक कॉटेज में रहते थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन। मिस्टर डडली की माँ इस हाउस में नाइट शिफ्ट्स भी करती थी और धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत एकदम बिगड़ती जा रही थी। वो रात को नंगे पैर जंगलों में घूमती थी और वो अपने आप से ही बातें करती रहती थी। कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु हो गई और इस घर में काम करने के लिए नई मेड आई जिसका नाम क्लेरा था। क्लेरा और मिस्टर डडली एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी शादी हो गई। क्लेरा इस घर की मालकिन हेजल हिल का देखभाल करने के लिए घर में देर रात तक काम करती थी और धीरे धीरे क्लेरा भी मेंटली अनस्टेबल हो रही थी। कई बार वो भी देर रात इधर उधर घूमती थी और एक बार तो उसने अपने चेहरे को किसी पेड़ की टहनियों पर घिस लिया था। कुछ ही दिनों बाद क्लेरा प्रेग्नेंट हुई और उसकी प्रेगनेंसी के वक्त भी मिसेज हिल उससे काफ़ी काम करवाती थी। इन सब के परिणाम अनुसार क्लेरा का बच्चा मृत पैदा हुआ और इस बात से डडलीज बहुत ही उदास थे। ये सब होने के बावजूद क्लेरा 1 महीने में ही काम पे वापस आ गई थी और वो अब भी यहाँ नाइट शिफ्ट्स कर रही थी। क्लेरा एक बहुत ही ब्रेव वुमन थी और फिर भी उसे कुछ ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे थे जिससे वो हमेशा एकदम डरी सी रहती थी और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। एक रात जब क्लेरा हेजल हिल का कमरा साफ कर रही थी तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनते ही क्लेरा हिल हाउस से भागते हुए डायरेक्टली अपने घर गई। इसके बाद क्लेरा दूसरी रात अपने पति मिस्टर डडली को लेकर इस घर में आई और उन्हें भी एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर डडली का कहना था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये आवाज़ उनकी छोटी बच्ची के रोने की थी जो मृत पैदा हुई थी और उस दिन से डडलीज ने इस घर में रात को आना बंद कर दिया। इन दोनों ने मिसेज हिल को क्लियरली बोला कि ये लोग यहाँ दिन में काम कर सकते हैं लेकिन शाम ढलते ही ये दोनों इस घर के अंदर 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। उस दिन के बाद डडलीज की ज़िंदगी में सब कुछ एकदम ठीक हो गया और क्लेरा भी अब नॉर्मल हो गई थी जो इस हिल हाउस में अब तक मेड की तरह काम करती थी। इस कहानी से मिस्टर डडली ह्यू को बताना चाह रहे थे कि ये घर लोगों के ऊपर बुरा असर करता है और इस घर की वजह से ही शायद ह्यू की पत्नी ओलिविया अभी ठीक मेंटल स्टेट में नहीं है। मिस्टर डडली ह्यू को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी बीवी ओलिविया को कुछ दिनों के लिए घर से दूर भेज देना चाहिए। अब हालांकि ह्यू इन बातों को काफ़ी गौर से सुन रहे थे लेकिन उन्हें इन चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं था। तो अगले दिन ह्यू अपने बेटे स्टीव के साथ मोल्ड सुखाने का काम कर रहे थे जब गलती से उनका हाथ एक बिग फैन के चलने से कट जाता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो एक हथौड़ा लेकर रेड रूम का दरवाज़ा तोड़ने जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वाटर लीकेज उसी रूम में होगी। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता है और ह्यू के हाथ का जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। एनीवेज, उस रात ह्यू अपने बिस्तर पे सो रहे थे जब उनकी नींद खुलती है और वो देखते हैं कि ओलिविया उनके ऊपर बैठी हुई थी और वो एक स्क्रू ड्राइवर ह्यू के गर्दन पे रखी हुई थी।
ह्यू फौरन ही वो स्क्रू ड्राइवर ओलिविया के हाथ से लेते हैं और ओलिविया एकदम से रोते हुए सॉरी बोलने लगती है। ओलिविया का कहना था कि उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया था और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ओलिविया थोड़ी पागल सी हो गई थी। ह्यू ओलिविया को घर की ब्लूप्रिंट दिखाते हैं जो ओलिविया ने बनाया था और इस ब्लूप्रिंट के अंदर कई छोटे छोटे शेप्स थे। ये शेप्स फॉरएवर हाउस की शेप की तरह थे जो कि ओलिविया का ड्रीम हाउस डिज़ाइन था और ओलिविया को ये तक याद नहीं था कि उसने कब ये शेप्स इस ब्लूप्रिंट के अंदर बना दिए थे। ये सब देखकर ह्यू समझ गए थे कि उनकी बीवी मेंटली स्टेबल नहीं है एंड शी नीड्स सम हेल्प। एनीवेज ह्यू अगले दिन फिर से घर की मोल्ड सुखाने लगते हैं जब उन्हें दीवार के अंदर से वापस स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है। गुस्से में ह्यू इस दीवार को ही तोड़ देते हैं और अंदर उन्हें किसी इंसान का स्केलेटन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्केलेटन को देखते ही ह्यू तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस का कहना था कि ये स्केलेटन विलियम हिल नामक इंसान की है जो कि 1948 से मिसिंग है। विलियम की स्केलेटन के साथ वहाँ कुछ दीवार बनाने की औजार भी थे विच सजेस्ट्स कि विलियम ने खुद ही इस दीवार को बनाकर अपने आप को कैद कर लिया था जिससे उनकी मौत हुई होगी। मरने से पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसलिए वो इस दीवार को अंदर से स्क्रैच कर देते थे। ह्यू वॉज शॉक्ड टू नो दिस क्योंकि स्क्रैचिंग की आवाज़ तो उन्हें अब भी आती थी, लेकिन ह्यू पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। 7th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 8 की कहानी वापस पास्ट में ही कंटिन्यू होती है जहां हम व्यूअर्स ह्यू को वापस घर की मोल्ड सुखाते हुए देखते हैं। स्टीव अपने पिता ह्यू की मदद करना चाहता था लेकिन ह्यू बोलते हैं कि स्टीव को अपने छोटे भाई और बहनों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ओलिविया कुछ दिनों के लिए अपनी बहन जैनेट के पास रहने जाने वाली है ताकि वो इस हिल हाउस से दूर हो सके। स्टीव यहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ घर में कई वर्कर्स थे और उनमें से एक वर्कर इस घर की किसी ओल्ड एंटीक वॉच को रिपेयर करता हुआ दिख रहा था। तो जब स्टीव ऊपर के फ्लोर्स पे जाता है तो उसे अपनी माँ ओलिविया दिखती है जो कि ट्विंस के कमरे में अपने आप में ही बातें किए जा रही थी। स्टीव उनसे पूछता है कि इफ़ शी इज़ ऑल राइट, लेकिन वो वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। इसके बाद स्टीव अपने गेम रूम में गेम्स खेलने लगता है जहाँ उसे एक ओल्ड ड्रेसिंग मिरर दिखती है। स्टीव प्लान्स कि वो इस ड्रेसिंग मिरर को पेंट करके न्यू जैसा बनाएगा और फिर वो इसे अपनी मॉम को सरप्राइज गिफ्ट देगा। वो अपना प्लान इस घर की मेड क्लेरा डडली को बताता है और क्लेरा को इस ड्रेसिंग टेबल में एक लड़की की तस्वीर मिलती है। क्लेरा बताती है कि ये तस्वीर पॉपी हिल की है जो कि विलियम हिल की पत्नी थी। विलियम हिल के घर वालों ने उसे बचपन में ही मेंटल असाइलम भेज दिया था क्योंकि वो थोड़ा पागल था और उस मेंटल असाइलम में विलियम को पॉपी मिली थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी भी कर ली थी। क्लेरा का कहना था कि उसने पॉपी को बुढ़ापे में देखा था और वो तब भी एकदम पागल सी थी। अगली सीन में हम व्यूअर्स स्टीव को ये ड्रेसिंग टेबल अपने गेम रूम के अंदर पेंट करते हुए देखते हैं और वो इसे तैयार करके अपनी मॉम को गिफ्ट करता है। ओलिविया को ये गिफ्ट काफ़ी पसंद आती है लेकिन अचानक वो इस ड्रेसिंग मिरर पे पंच करके इसका शीशा तोड़ देती है। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है जहाँ हम व्यूअर्स क्रेन फैमिली को शर्ली के घर में देखते हैं। सभी लोग गेस कर रहे होते हैं कि आखिर ल्यूक कहाँ गया होगा और शर्ली अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन करके उस कार्ड का यूसेज लोकेशन ट्रैक करने को बोलती है। मीनवाइल स्टीव और उसके पिता ह्यू ल्यूक को खोजने कुछ ड्रग मार्केट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ल्यूक ड्रग्स लेने गया होगा। कार के अंदर स्टीव और ह्यू के बीच बातें होती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि आखिर स्टीव और उसकी पत्नी अलग अलग क्यों रहते हैं। स्टीव बताता है कि उसे भी कई विजन्स आते हैं और उसका मानना था कि उसकी पूरी परिवार में एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से सभी को विजन्स आते हैं। इस मेंटल सिकनेस की वजह से ओलिविया और उनकी बेटी नेल ने खुद की जान ले ली और परिवार के बाकी लोग भी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाले हैं। स्टीव का सोचना था कि अगर उसके बच्चे होंगे तो उन्हें भी यही बीमारी होगी और इसीलिए उसने कॉलेज टाइम में ही अपना नसबंदी करवा लिया था जिससे उसे कभी बच्चा ही ना हो। उसने ये बात अपनी पत्नी ले को नहीं बताई थी और ले इस बात से काफ़ी परेशान थी कि इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है। फाइनली एक दिन स्टीव ने ये बात अपनी बीवी को बताई जिससे उसे काफ़ी हर्ट हुआ और तब से ये दोनों अलग अलग रहने लगे। दूसरी तरफ हम शर्ली को अपने घर में अकेला देखते हैं और हम भी उसको पता चलता है कि आज हैलोवीन नाइट है। तभी अचानक शर्ली के घर के डोर पे कोई नॉक करता है लेकिन दरवाज़ा खोलने पे बाहर कोई नहीं था। ये नॉकिंग सब बार बार होने लगती है और शर्ली को ऐसा लगता है कि हैलोवीन नाइट पे कोई बच्चा उसके साथ ऐसी शरारत कर रहा है।
यहाँ एक सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि शर्ली को वापस वो विजन्स आती है जिसमें उसे एक सूटेड इंसान दिखता है और वो शर्ली को देखते ही अपना गिलास उठाता है एज इफ ही इज प्रपोजिंग ए टोस्ट। शर्ली इसे इग्नोर करती है और हम व्यूअर्स थियो को यहाँ आते देखते हैं। थियो शर्ली को पिछली रात वाली बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शर्ली थियो की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो थियो पे फिजिकली भी हमला करती है, लेकिन अचानक इन दोनों को किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ें बढ़ती जाती है और अब तो कोई अनजान शक्ति इस पूरे घर को ही चारों तरफ से नॉक कर रही थी, जिससे शर्ली और थियो काफ़ी डर जाते हैं। दरवाज़ा के बाहर अब भी कोई नहीं था और शर्ली के फ़ोन पे उसके क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि उसकी क्रेडिट कार्ड किसी पेट्रोल पंप पे यूज़ हुई है। शर्ली फ़ौरन ही स्टीव को कॉल करके उस पेट्रोल पंप का एड्रेस देती है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि ये पेट्रोल पंप हिल हाउस जाने वाले रास्ते में पड़ता है, विच मीन्स कि ल्यूक भी हिल हाउस की तरफ गया है। शर्ली और थियो कार में हिल हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और ह्यू फौरन ही उस पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और वहां पूछताछ करने पे उन्हें पता चलता है कि ल्यूक यहां से 5 गैस कैन खरीदा है, विच मीन्स कि उसका प्लान इस हिल हाउस को जला डालने का है। ह्यू का कहना था कि ये हिल हाउस खुद को डिफेंड करेगा, जिससे ल्यूक की जान को खतरा है, लेकिन स्टीव अब भी इन पैरानॉर्मल बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद ह्यू स्टीव को समझाना शुरू करते हैं कि आखिर कैसे हिल हाउस इस पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है फॉर क्रेन फैमिली। ह्यू बताते हैं कि क्रेन परिवार इस हिल हाउस का अनफिनिश्ड मील है, अर्थात ना खत्म किया हुआ भोजन, और इसीलिए ये घर इन्हें हॉन्ट करके किसी तरह वापस बुलाना चाहता है। स्टीव ने अपने किताब में लिखा था कि उसे हिल हाउस में एक वर्कर वॉच फिक्स करता हुआ दिखा था, लेकिन ह्यू ने कभी भी किसी वॉच फिक्स करने वाले वर्कर को हायर ही नहीं किया था। नॉट ओनली दैट, स्टीव के हिसाब से ल्यूक बचपन में हमेशा अपने ट्री हाउस में रहता था, लेकिन ह्यू का कहना था कि हिल हाउस में किसी भी तरह का ट्री हाउस था ही नहीं। ह्यू के हिसाब से ओलिविया या फिर क्रेन फैमिली का कोई भी इंसान पागल नहीं है, बल्कि ये हिल हाउस इन सब की जिंदगी को हॉन्ट कर रहा है। यहाँ सीन चेंज होके थियो और शर्ली पे फोकस करती है, जहाँ ये दोनों कार में भी बहस कर रहे होते हैं। तभी अचानक इनकी पिछली सीट से नेल की घोस्ट चिल्लाती है, जिससे इनका कार ऑफ ट्रैक होकर रुक जाता है। थियो इस कार से बाहर रोते हुए निकलती है और वो फाइनली शर्ली को एक्सप्लेन करती है कि आखिर उस रात उसके और हैरिस के बीच क्या हुआ था। थियो बताती है कि फ्यूनरल से एक दिन पहले उसने नेल की डेड बॉडी को टच किया था और उसकी बॉडी को टच करते ही उसके अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। वो एकदम से एम्प्टीनेस और नथिंगनेस में डूब गई, जिसके परिणाम अनुसार वो फ्यूनरल वाली रात बहुत ड्रिंक कर रही थी। थियो बैडली वांटेड कि उसे वापस फीलिंग्स आए, लेकिन वो धीरे धीरे एम्प्टीनेस में डूबती जा रही थी। तभी अचानक शर्ली के घर की लाइट चली गई थी और हैरिस उस कमरे में किसी काम से आए थे। अंधेरे में थियो को कुछ पता नहीं चला और वो हैरिस को टच करने लगी, क्योंकि उन्हें टच करने के बाद थियो के अंदर की फीलिंग्स वापस आ रही थी। हैरिस थियो को अपने से दूर कर रहे थे कि अचानक लाइट आ गई और शर्ली ने उन्हें इस पोजीशन में देख लिया। इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और थियो वॉज ए लेस्बियन, तो उसे आखिर हैरिस पसंद ही क्यों आएंगे। इन दोनों बहनों की इश्यूज सॉल्व हो गई थी और ये लोग वापस उस हिल हाउस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सीन चेंज होकर ल्यूक की तरफ आती है, जो 5 गैस कैंस लेकर हिल हाउस पहुँच गया था। ल्यूक के आते ही हिल हाउस की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है और ल्यूक इस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर ल्यूक ढेर सारा पेट्रोल छिड़कता है और फिर वो अपने लाइटर से इस घर में आग लगाने की कोशिश करता है। घर में आग तो लगती है, लेकिन वो अपने आप ही बुझ जाती है, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने इस आग को बुझाया हो। घर की सीढ़ियों पे ल्यूक को अपनी माँ ओलिविया की घोस्ट दिखती है, जो उसे अपने पास बुला रही थी, और हम व्यूअर्स ल्यूक के पीछे एक दूसरे घोस्ट को देखते हैं जो उसे दबोच लेती है। एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे शुरू होती है एपिसोड 9 और इस एपिसोड में हमें पास्ट की तकरीबन पूरी कहानी पता चल जाएगी कि आखिर हिल हाउस में 26 साल पहले क्या हुआ था। तो कहानी पास्ट में शुरू होती है और हम व्यूअर्स ओलिविया को अपने रीडिंग रूम में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। बुक पढ़ते वक्त उन्हें वापस माइग्रेन वाली सरदर्द होती है और वो फ़ौरन किचन में पानी के साथ अपनी दवा लेने आती हैं। किचन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक अब भी अपनी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल की बात कर रहा था और शर्ली उसे समझा रही थी कि एबिगेल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है।
ओलिविया इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए वापस अपने रीडिंग रूम में जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ एक मोर्ग देखने को मिलता है जहाँ जवान नेल और ल्यूक की डेड बॉडी थी। नेल उठती है और वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारती है और अचानक ओलिविया डिस्कवर्स कि वो अपने रीडिंग रूम में ही थी एंड शी वॉज जस्ट हेलुसिनेटिंग। ओलिविया अपने पति ह्यू को बताती है कि आज उसने सपने में 2 जवान लोगों को देखा एंड शी फेल्ट कि वो दोनों ल्यूक और नेल थे, लेकिन ह्यू इस बात पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सोने चले जाते हैं। तो देर रात ओलिविया की नींद खुलती है और उसे अपने कमरे में एक जवान औरत दिखती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि पॉपी हिल की घोस्ट थी और वो ओलिविया को अपने साथ बुलाती है। पॉपी ओलिविया को उसके रीडिंग रूम में ले जाती है और पॉपी का कहना था कि ये कमरा उसके लिए ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। दोस्तों, ओलिविया अपने सपने में थी और पॉपी उसके सपने में उससे बातें कर रही थी। पॉपी ओलिविया को बताती है कि इस दुनिया में एक इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनका बच्चा मारा जाए, और ओलिविया ने अपने ड्रीम में अपने बच्चे को मरा हुआ देखा था। पॉपी बताती है कि उसे एक ड्रीम आया था जिसमें उसकी बेटी पानी में डूब रही थी और वो मारी गई। एक दूसरे ड्रीम में पॉपी को अपना बेटा दिखा जिसके पैर काम नहीं करते थे और वो अपना सर दीवार पे पटक के मारा गया। बट देन उसकी नींद खुली और उसके बच्चे एकदम सेफली अपने बिस्तर पे सो रहे थे। पॉपी इन बुरे सपनों को स्क्रीमिंग मीमीज का नाम देती है। दोस्तों, ये कोई ड्रीम नहीं था और सच में पॉपी के बच्चे इसी प्रकार से मारे गए थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या पॉपी ने खुद ही अपने बच्चों को मार डाला था या फिर उनकी मौत का कारण कोई और था? इसका जवाब हमें इस सीरीज़ में नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे पास इसकी कुछ सॉलिड थ्योरीज है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल कहानी में हम व्यूअर्स देखते हैं कि पॉपी ओलिविया को नेल और ल्यूक के कमरे में ले जाती है और वो बोलती है कि शायद ल्यूक और नेल को भी कुछ बुरा सपना आ रहा होगा, लाइक स्क्रीमिंग मीमीज, और ऐसे सिचुएशन में ओलिविया को उन्हें नींद से उठाना होगा। पॉपी ओलिविया को कन्विंस करती है कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है जो उसके बच्चों को नोच खाएगी और उन्हें सेफ रखने का एक ही तरीका है कि ओलिविया अपने बच्चों को उठा दे और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखे। पॉपी बोलती है कि उसके पास इन बच्चों को उठाने का एक ट्रिक है और वो ये ट्रिक ओलिविया के कान में फुसफुसाती है। इससे ओलिविया की नींद खुलती है और वो अपने आप को ह्यू के ऊपर पाती है। ओलिविया के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर थी जिसे उसने ह्यू के गर्दन पे लगाया हुआ था और ये वही सीन है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ओलिविया की हालत इस घर में बिगड़ती जा रही थी और हम व्यूअर्स वो सीन भी देखते हैं जब स्टीव ने अपनी माँ को ट्विंस के कमरे में अपने आप से ही बातें करते देखा था। असल में ओलिविया वॉज ड्रीमिंग कि वो अपने ट्विन बच्चों से बातें कर रही है और नेल का कहना था कि यहाँ से बाहर जाने के कारण वो डार्कनेस में चली गई जिससे उसकी मौत हो गई। ल्यूक बोल रहा था कि यहाँ से जाने के बाद उसने अपने शरीर में जहर डालना शुरू कर दिया, विच रेफर्स टू हिज प्रेजेंट, जहाँ वो ड्रग एडिक्ट है और इस जहर से उसकी मौत हो गई। तभी स्टीव वहाँ आ गया था और ओलिविया अपने सपने से बाहर आ गई थी। इसके बाद वो सीन आती है जब स्टीव ने ओलिविया को वो ड्रेसिंग मिरर गिफ्ट किया था, लेकिन इस मिरर में ओलिविया को जवान ल्यूक और नेल की डेड बॉडी दिखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मिरर पे पंच करके उसे तोड़ दिया था। ओलिविया को ये घर उनके बच्चों की फ्यूचर दिखा के बार बार ये फील करवा रहा था कि अगर ये बच्चे इस घर से बाहर जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन देयर डेथ, और ऐसा ना होने के लिए उन्हें अपने बच्चों को ड्रीम से उठाना होगा। ओलिविया अब समझ चुकी थी कि उनका दिमाग स्टेबल नहीं है और ठीक अगले दिन वो इस घर को छोड़ के अपनी बहन जैनेट के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि ओलिविया जैनेट के घर के बजाय एक होटल में रुकती है और उसी रात वो हिल हाउस वापस आ जाती है। वो किचन में चाय बनाती है और ठीक उसी वक्त किचन में शर्ली भी आती है, हु वाज सरप्राइज्ड क्योंकि उसकी मॉम को आंट जैनेट के घर होना चाहिए था। ओलिविया थोड़ी पागलों की तरह हरकत कर रही थी और वो चाय बनाकर नेल और ल्यूक के कमरे में जाती है। वो उन दोनों को उठाती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक अपने बिस्तर से नीचे सो रहा था और उसके बिस्तर पे उसकी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल सो रही थी। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल इमेजिनरी नहीं थी और यही वजह है कि मैं हमेशा उसे सो कॉल्ड इमेजिनरी बोल रहा था। अब दोस्तों, एबिगेल कौन है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो ओलिविया नेल, ल्यूक और एबिगेल को अपने साथ टी पार्टी करने के लिए बुलाती है और वो तीनों ओलिविया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये टी पार्टी थी रेड रूम में और सरप्राइजिंगली रेड रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरी तरफ हम शर्ली को देखते हैं जो अपने पिता ह्यू को उठा के बोलती है कि उसने अभी अभी मॉम को घर के अंदर देखा है।
ह्यू वॉज शॉक्ड और वो फ़ौरन ही ओलिविया को इस घर के अंदर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते ह्यू किचन में पहुंचते हैं जहां टी के केटल के पास रैट पॉइजन थी, यानी कि ओलिविया ने चाय के अंदर जहर मिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को नींद से उठाने का तरीका जो पॉपी ने ओलिविया को सिखाया था वो था अपने बच्चों को जान से मार डालना। ओलिविया रेड रूम के अंदर टी पार्टी कर रही थी और वो तीनों बच्चों को पीने के लिए चाय देती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबिगेल उस चाय को पी लेती है और चाय पीते ही वो खुद का गला पकड़ के चोक करने लगती है। इस सीन को देखकर ल्यूक और नेल पैनिक करते हैं, लेकिन ओलिविया बार बार उन्हें चाय पीने पे मजबूर कर रही थी। लेकिन इससे पहले वो दोनों चाय पीते, ह्यू वहाँ आकर टी कप्स को इधर उधर फेंक देते हैं। वो ओलिविया को धक्का देते हुए अपने बच्चों को वहाँ से निकालकर सीधे कार में बिठाते हैं। ओलिविया उनका पीछा कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चे चाहिए थे, लेकिन ह्यू अपने बच्चों को एक एक करके घर से बाहर ले जाकर कार में बिठा रहे थे। ल्यूक कार से इस घर की विंडो में एबिगेल को देखता है, लेकिन इस टाइम तक तो एबिगेल ऑलरेडी मर चुकी थी, विच मीन्स कि ल्यूक अब एबिगेल की घोस्ट को देख रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ह्यू को इस घर के ढेर सारे घोस्ट दिखते हैं और इन घोस्ट में पॉपी हिल सबसे आगे खड़ी थी। एंड देन कम्स द सीन जिसे हमने इस सीरीज की पहली एपिसोड में देखा था, जहाँ ह्यू स्टीव को घर से बाहर निकालने आते हैं और ओलिविया बाहर से इनके कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी। पॉपी की घोस्ट ओलिविया को ये कमरा खोलकर उन्हें मार डालने के लिए उकसा रही थी, लेकिन वहाँ एक बूढ़ी औरत की घोस्ट थी जो बोलती है कि पॉपी झूठी है। ओलिविया उस बूढ़ी घोस्ट की मदद मांगती है और इतने देर में ह्यू स्टीव को लेकर बाहर भाग निकलते हैं। स्टीव अपने बच्चों को कार में बिठाकर दूर ले जाते हैं और हम व्यूअर्स ओलिविया को घर के अंदर से इन्हें दूर जाते देखते हैं। पॉपी ओलिविया को कन्विंस कर रही थी कि ह्यू अपने बच्चे को मार डालेंगे, लेकिन असल में तो ओलिविया ही अपने बच्चे को जान से मारना चाह रही थी। इसके बाद ओलिविया घर में अकेली हो गई थी और वो रियलाइज़ करती है कि उसने एबिगेल को जान से मार डाला है। ओलिविया को एबिगेल की घोस्ट वहाँ दिखती है और वो उसका पीछा करती है। चलते हुए ओलिविया स्टेयर्स के एंड पे पहुंचती है जहां पॉपी कन्विंसेस है कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम है और खुद को मार लेने से ओलिविया ड्रीम से बाहर निकल जाएगी। ये सब सुन के ओलिविया स्टेयर्स से कूद जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। एपिसोड 9 एंड्स हियर। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि ओलिविया की मृत्यु कैसे हुई थी और उस रात इस हिल हाउस में क्या क्या हुआ था। लेकिन अब भी कुछ बातें क्लियर नहीं है और उन बातों की एक्सप्लेनेशन हमें इस सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में मिलेगी, जो कि है एपिसोड 10। इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां ह्यू और स्टीव इस हिल हाउस में आते हैं और उन्हें ल्यूक कहीं नहीं दिख रहा था। घर में स्टीव को टॉल मैन और एबिगेल की घोस्ट दिखते हैं, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता के साथ आगे बढ़ता है। ये दोनों भागते हुए रेड रूम के पास पहुंचते हैं जो कि लॉक्ड था और ह्यू इस रूम के दरवाजे को तोड़ने की सोचते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि स्टीव को दरवाज़ा खुला दिखता है और उसे इस रेड रूम के अंदर ल्यूक मरते हुए दिखता है। स्टीव फौरन इस कमरे के अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही रेड रूम का दरवाज़ा वापस से बंद हो जाता है, जिससे स्टीव अंदर फंस जाता है और ह्यू बाहर ही रह जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही स्टीव काइंड ऑफ ड्रीम्स में खो जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी ले दिखती है। ले वॉज प्रेग्नेंट और स्टीव हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस किताब की पार्ट 2 लिख रहा था। स्टीव को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो थोड़ी देर पहले रेड रूम में था, लेकिन अचानक वो वापस अपने घर में कैसे है। नॉट ओनली दैट, उसकी अपनी बीवी के साथ पैचअप कब हुआ और उसकी बीवी प्रेग्नेंट कब हुई। ले स्टीव को भला बुरा सुनाना शुरू करती है कि कैसे वो चीज़ों में भरोसा नहीं करता है और उसे बस अपनी नॉवेल्स की पढ़ी होती है। वो लोगों के ट्रेजेडीज़ को लिखता है और उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी को तबाह किया है। यहाँ हम ले को एक घोस्ट में बदलते देखते हैं और इससे पहले स्टीव अपना दिमाग खो देता, नेल की घोस्ट वहाँ आती है और वो स्टीव को वापस अपने होश में लाती है। स्टीव अब भी उस रेड रूम में फंसा हुआ था और उसके साथ वहाँ ल्यूक भी था। ल्यूक ने अपने आर्म्स में रैट पॉइजन का इंजेक्शन लगा लिया था और वो मरने के कगार पे था। ल्यूक भी इस रेड रूम के अंदर ड्रीम कर रहा था और हम व्यूअर्स यहाँ ल्यूक के ड्रीम को देखना शुरू करते हैं। ल्यूक अपने ड्रीम में देखता है कि उसकी फ्रेंड जोई उसके साथ थी और वो दोनों एक होटल रूम लेते हैं जहाँ वो कई दिनों तक रह सकते थे।
जोई ल्यूक से बोलती है कि अब वो लोग हमेशा के लिए क्लीन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक आखिरी बार ड्रग्स लेनी होगी। ल्यूक बार बार मना करता है, लेकिन जोई ड्रग्स ले लेती है जिससे उसकी आंखें गल के बाहर आ जाती है और ल्यूक रियलाइजेस कि उसने ड्रीम्स देखते देखते खुद के आर्म में रैट पॉइजन डाल लिया है। जब उसने रैट पॉइजन डाला था तभी स्टीव कमरे के अंदर आया था और पॉपी के घोस्ट ने स्टीव को ड्रीम स्टेट में भेज दिया था। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली और थियो भी इस हिल हाउस में आ चुके थे और पॉपी की घोस्ट शर्ली को ड्रीम स्टेट में भेज देती है। ड्रीम में जाने के बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कई सालों पहले शर्ली एक बिजनेस ट्रिप पे गई थी जहां उसे एक इंसान मिला था और ये वही इंसान है जिसे शर्ली अक्सर अपने विजन्स में ग्लास उठाते देखती थी। वो इंसान बार में शर्ली के साथ फ्लर्ट किया था और शर्ली उसे इग्नोर करती है बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। लेकिन शर्ली को पता चलता है कि वो इंसान भी मैरिड है विच ल्यूअस हर इन, और शर्ली ने उस इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। शर्ली ने ये बात अपने पति को आज तक नहीं बताई थी और उसके ड्रीम में वो इंसान शर्ली को ये बोल के हॉन्ट करता है कि शर्ली ने अपने पति से अपने गैर संबंध के बारे में छुपाया है, जबकि वो इस बात पे काफ़ी गुस्सा हुई थी जब उसने अपने पति और थियो को एक कमरे में देखा था। अपने ड्रीम में शर्ली वॉज फीलिंग बैड अबाउट हर सेल्फ और उसको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा था कि सी हैज़ टू लुक एट हर सेल्फ। वो खुद के बॉडी को एक कास्केट में पाती है और उसकी बॉडी उठ के खुद के चेहरे को नोचने लगती है। इससे पहले शर्ली इसमें फंस जाती, नेल वहाँ आके उसे भी रियल वर्ल्ड में वापस लाती है। शर्ली भी ल्यूक और स्टीव की तरह रेड रूम के अंदर फंसी हुई थी। अब बारी थी थियो के ड्रीम की और उसके ड्रीम में हम लोग थियो और उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं। थियो बताती है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे एक बार मारा था जब थियो ने पत्थर फेंक के ग्रीन हाउस के कांच को तोड़ दिया था जो उसकी माँ एक क्लाइंट के लिए बनाई थी। थियो वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दिस और बहुत सोच समझकर उसने दोबारा पत्थर फेंका। इस बात पे थियो की गर्लफ्रेंड बताती है कि फियर और गिल्ट सिस्टर्स हैं। जब एक इंसान डरा होता है तो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है और उस फीलिंग से वो इंसान धीरे धीरे पागल होता चला जाता है। वो एक आदमी की कहानी बताती है जिसके अंदर फियर और गिल्ट यानी कि डर और ग्लानि की भावना थी और वो उनसे बचने के लिए अपने आसपास एक दीवार बना लिया था। लेकिन फियर और गिल्ट तब भी उसके साथ थे और वो इंसान दीवार के पीछे से डरते हुए कई बार स्क्रैच किया, लेकिन वो वहाँ फंस चुका था। उसके स्क्रैच ऐसे थे मानो दीवार के पीछे कुछ चूहे दौड़ रहे हों और वो खुद को एकदम छोटा महसूस करने लगा। लेकिन ये सब उस इंसान की बस एक ड्रीम थी, क्योंकि ड्रीम से उठने के बाद वो काफ़ी लंबा हो चुका था। थियो के अंदर भी फियर और गिल्ट है और अगर वो अपने ड्रीम से उठेगी तो शी विल ओवरकम इट। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वहाँ कई घोस्टली हैंड थियो को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे नेल आके उसे उसके ड्रीम से बाहर निकालती है। ये टॉल मैन की कहानी शायद विलियम की कहानी थी जिसकी स्केलेटन ह्यू को दीवार के पीछे मिली थी और वो टॉल मैन घोस्ट विलियम का घोस्ट था। दोस्तों, ये रेड रूम इन चारों को ड्रीम में भेजकर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा था जो इनके ज़िंदगी की सबसे डरावनी या फिर सबसे ज़्यादा गिल्ट फीलिंग वाली घटनाएं हो, ताकि ये लोग उसमें फंस के खुद को जान से मार डालें। लेकिन ऐन वक्त पे नेल की घोस्ट ने सभी को इस ड्रीम स्टेट से बाहर निकाल लिया था और ये चारों रेड रूम के अंदर फंसे थे। ल्यूक अब भी मर रहा था क्योंकि उसके शरीर के अंदर रैट पॉइजन थी और हम उसे वापस एक ड्रीम के अंदर पहुंचते देखते हैं जहां ओलिविया, नेल और एबिगेल टी पार्टी कर रहे होते हैं। ओलिविया ल्यूक को वहां बैठ के चाय पीने बोलती है, लेकिन छोटी नेल वॉज टेलिंग हिम टू गो। ओलिविया काफ़ी कोशिश करती है कि ल्यूक यहीं रुक जाए, लेकिन नेल की घोस्ट उसे वापस रियल वर्ल्ड में लाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये चारों होश में आ चुके थे और ये लोग वहाँ नेल की घोस्ट को देखते हैं। नेल बताती है कि रेड रूम इस घर के पेट की तरह है जहाँ आया तो हर कोई है लेकिन कोई इसे पहचान नहीं पाया। ये रूम इंसान के हिसाब से शेप बदलता है एंड दिस वॉज ए डांस रूम फॉर थियो। यही वजह है कि बचपन में जब नेल और शर्ली इस कमरे को खोल रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि अंदर कोई है, क्योंकि उस वक्त रूम के अंदर थियो अपने डांस रूम में थी। नेल के लिए ये एक टॉय रूम था जहां उसे टी सेट मिली थी। ओलिविया के लिए ये रीडिंग रूम था जहां वो पॉपी से मिली थी और पॉपी के लिए ये ड्रेसिंग रूम था। स्टीव के लिए इट वॉज ए गेम रूम, शर्ली के लिए इट वॉज ए फैमिली रूम और ल्यूक के लिए इट वॉज ए ट्री हाउस। ये घर एक मॉन्स्टर की तरह है जो इंसानों को डाइजेस्ट करता है और ये रेड रूम अपना शेप बदलता है ताकि लोग चुपचाप इसमें अपना समय बिताएं ताकि मॉन्स्टर कैन डाइजेस्ट देम। नेल इन्हें समझाती है कि उनके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो उनकी गलती नहीं थी और उन्हें सभी को माफ़ कर देना चाहिए।
इसके अलावा ल्यूक को अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना है ताकि वो इस घर के चंगुल से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ह्यू को इस रेड रूम के बाहर देखते हैं जहां उसे पॉपी की घोस्ट दिखती है। वो ह्यू को एक पोएम सुनाती है एंड देन वहां ओलिविया की घोस्ट आती है जो उसे वहां से जाने को बोलती है। ओलिविया बहुत खुश थी कि उसका पूरा परिवार इस घर में वापस आ गया है, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को रेड रूम से जाने नहीं देगी तो ये घर उन्हें हमेशा के लिए यहाँ फंसा लेगा। ओलिविया के हिसाब से घर के बाहर की दुनिया खराब है, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि घर के अंदर तो कोई दुनिया ही नहीं है। ओलिविया के हिसाब से उनके बच्चे नींद से उठ रहे हैं, लेकिन ह्यू उसे समझाते हैं कि असल में वो मर रहे हैं। ओलिविया बोलती है कि ये उसकी फॉरएवर हाउस है और उनके बच्चों को कोई बुरी चीज़ अब छू तक नहीं सकती, लेकिन ह्यू कहते हैं कि अगर वो यहाँ रुके तो उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं होगा। ह्यू ओलिविया को किसी तरह कन्विंस करके रेड रूम का दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खुलते ही सभी लोग ल्यूक को लेके इस घर से बाहर निकलते हैं। थियो और शर्ली ल्यूक को हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं और ह्यू स्टीव को अपने साथ वापस इस घर के अंदर कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। स्टीव हिल हाउस के उस आखिरी रात की सीन देखता है जब ओलिविया ने खुद की जान ले ली थी। ह्यू अपने बच्चों को सेफ लोकेशन पे पहुंचाकर वापस इस घर में आए थे जहां उन्हें अपनी बीवी मृत अवस्था में मिली थी। डडलीज भी वहां थे और हम भी उसको पता चलता है कि एबिगेल असल में डडलीज की दूसरी बेटी थी जिन्हें वो अपने घर में ही रखते थे। उस रात एबिगेल हिल हाउस में ल्यूक के साथ छुपकर खेलने आ गई थी एंड शी डाइड क्योंकि ओलिविया ने उसे रैट पॉइजन वाली चाय पिला दी। यहाँ हमें इस घर के बारे में पता चलता है कि जो कोई भी इस घर में मरता है उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर फंस जाती है। हर रात ये आत्माएं इस घर में घूमती है एंड कोई नॉर्मल पीपल भी इन्हें देख सकता है। ह्यू इस घर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन डडलीज उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं ताकि वो लोग हर रात यहाँ आकर अपनी बेटी एबिगेल की घोस्ट से मिल सकेंगे। बदले में डडलीज हमेशा के लिए ह्यू के बच्चों से सच्चाई को छुपाएंगे और वो लोग हमेशा के लिए इस घर को खाली कर देंगे, जिससे ये घर इंसानों के लिए तड़पता रहेगा। स्टीव इन सीन्स को देखकर शॉक में था और हम व्यूअर्स वहाँ ह्यू की डेड बॉडी देखते हैं। इट मीन्स कि आज ह्यू ने अपनी जान दे दी ताकि वो अपने बच्चों को छुड़ा सके और वो भी अब हमेशा के लिए इस घर के अंदर फंस चुके थे। वो अपनी बीवी ओलिविया और अपनी बेटी नेल के साथ रेड रूम में चले जाते हैं और हम व्यूअर्स स्टीव को ये घर छोड़ के जाते देखते हैं। जब स्टीव इस घर से निकल रहा था तो उसके पीछे इस घर के ढेर सारे घोस्ट्स थे। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि सबकी लाइफ एकदम ठीक हो जाती है और सभी लोग अपनी बातों को अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर रहे थे। शर्ली ने अपने पति को अपनी वन नाइट स्टैंड के बारे में बता दिया था और स्टीव भी अपनी पत्नी के साथ मिल चुका था। इसके अलावा 2 साल बाद हम देख पाते हैं कि ल्यूक वॉज 2 years क्लीन नाउ और सभी लोग एक साथ होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मिसेस डडली बुढ़ापे से मरने वाली होती हैं तो मिस्टर डडली उन्हें हिल हाउस में ले आते हैं ताकि इवन शी कैन लिव फॉरएवर एज ए घोस्ट इन द हाउस।